हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमने अपने पिछले जो वीडियो में प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको छोटी छोटी चीजें जो में बताई हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं कांस्य युग और लौह युग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ये कांस्य युग है क्या। तो बात करते हैं हम कांस्य युग, जिसे चाल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय काल है वो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व का माना गया है। तो कांस्य युग की बात करें, इसका समय काल कितना है? 3000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। नवपाषाण चरण के अंत में पत्थर के औजारों के साथ तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य जैसी धातुओं का उपयोग इस काल में किया गया। ठीक है, तो नवपाषाण चरण के अंत में पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य जैसी धातुओं का उपयोग इस काल में किया गया। चाल्कोलिथिक पत्थर और तांबे की अवस्था, यह चरण पूर्व हड़प्पा वासियों पर लागू होती थी। यह जो चरण था, ये जो कांस्य युग का समय काल है, ये किस पर लागू होता है? पूर्व हड़प्पा वासियों पर लागू होता है। आगे बात करते हैं कि इसके जो साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बानावली से कांस्य युग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। ये जीवन प्रतिरूप इनका कैसा था? जो कांस्य युग के समय के जो लोग थे, इनका जीवन प्रतिरूप कैसा था? तो इस चरण में सामाजिक असमानताओं के साथ साथ ग्रामीण समुदाय भी देखा गया है। इनका जो भोजन था, भोजन में मछली और चावल का आहार या भोजन के रूप में क्या खाते थे? मछली और चावल को जो है वो खाते थे। आगे बात करते हैं कि घरों का जो निर्माण हुआ है, तो घरों का निर्माण मिट्टी से हुआ है। घरों का निर्माण मिट्टी से हुआ है। जैसा कि हमने नवपाषाण काल में पढ़ा था कि जो घरों के निर्माण हुए हैं वो कैसे हुए हैं? तो पक्के ईंटों से। पक्के ईंटों का मतलब जो मिट्टी है उनको ईंटों का शेप दे करके धूप में सुखाया जाता था और फिर घरों का जो है निर्माण किया जाता था। लेकिन यहाँ पर देखा गया है जो घरों का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? वो मिट्टी से हुआ है। जैसे गाँवों में पहले जो घर बने होते थे मिट्टी के, वैसे ही जो है यहाँ पर घरों का निर्माण देखा गया है। साथ ही बात करें तो घर जो है कैसे होते थे? घर गोलाकार और आयताकार। कैसे होते थे? घर गोलाकार और आयताकार डिजाइन में बनाए गए हैं।
बात करें पशुओं की तो इन्होंने भैंस, गाय, बकरी, सुअर और भेड़ को क्या किया इन्होंने पालतू बनाया है, जिनमें बकरी, सुअर, भेड़ का इन्होंने शिकार भी किया है। इन्होंने हिरण का भी शिकार किया है, हिरण के शिकार के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ ही ऊंटों के अवशेष, किसके, ऊंटों के अवशेष भी कांस्य युग में प्राप्त होते हैं। ऊंटों के अवशेष भी कांस्य युग में क्या है, हमको प्राप्त हुए हैं। तो ये रहा है कि नवपाषाण चरण के अंत में पत्थर के औजारों के साथ तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य जैसी धातुओं का जो है इस काल में प्रयोग किया गया है। चालकोलिथिक पत्थर जो पूर्व हड़प्पा वासियों पर लागू होती है। यहाँ पे साक्ष्य की बात करें तो राजस्थान का कालीबंगन और हरियाणा के बनावली में कांस्य युग या चालकोलिथिक संस्कृति के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जीवन प्रतिरूप की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक असमानता भी देखी गई है, साथ ही साथ ग्रामीण समुदाय जो है यहाँ पे देखा गया है। जो घर बने होते थे वो किसके बने होते थे, मिट्टी के बने हुए होते थे। साथ ही साथ जो घरों का आकार था वो गोलाकार और आयताकार था। पालतू पशुओं की बात की जाए तो गाय, भैंस, हिरण, सुअर, भेड़, बकरियों को उन्होंने क्या किया है, पालतू बनाया है और इनका शिकार भी किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऊंटों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो चालकोलिथिक काल में ऊंटों के अवशेष जो है पाए गए। आगे हम बात करेंगे उपकरण सामग्री। उपकरण सामग्री, तो उपकरण सामग्री की बात करें तो यहाँ पे तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, जो धातु की बात करें तो तांबा क्या था, मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। इस समय तांबा को गलाना भी लोगों को आता था। तांबा प्रगलन क्या किया गया है, जाना जाता था। ठीक है, तो तांबे का प्रयोग क्या किया गया, पहली बार किसी धातु का, जो धातु का नाम क्या है, तांबा, जिसका इंसान ने क्या किया है, प्रयोग किया है। और तांबा को गलाना भी आता था कि तांबे को गला करके हम क्या कर सकते हैं, हथियार, इनको कोई भी शेप दिया जा सकता है। आगे बात करें रेशम सामग्री से बने माइक्रोलिथिक, रेशम सामग्री से बने माइक्रोलिथिक उपकरण बहुत आम थे। क्लियर है, रेशम सामग्री से बने माइक्रोलिथिक उपकरण बहुत आम थे। रेशम सामग्री मतलब रेशम में क्या किया जाता था, उन औजारों को, छोटे छोटे औजारों को लपेट कर लटका करके शिकार किया जाता था। तो रेशम से बने माइक्रोलिथिक उपकरण बहुत आम थे। निम्न श्रेणी के कांस्य का भी उपयोग किया गया। निम्न श्रेणी के कांस्य का भी उपयोग किया गया। भोजन के प्रसंस्करण के लिए स्टोन ग्राइंडर, मिलों और हथौड़ों का भी उपयोग किया गया है। भोजन जैसे धान है, धान को निकालने के लिए हथौड़ों का, है ना, स्टोन ग्राइंडर का, मिलों का जो उपयोग किया गया है। बात करते हैं हम इस युग में कृषि जो है किस तरह की रही है, कौन कौन से अनाज जो है उगाए गए। तो कृषि की बात की जाए तो कृषि में जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, ताम्रपाषाण कालीन जो बस्तियां थी, ये कहाँ फली फूली हैं, ये फली फूली हैं जहाँ काली कपासी मिट्टी पाई गई। जहाँ काली कपासी मिट्टी पाई गई, यहाँ ये संस्कृति क्या हुई है, बहुत ज्यादा फैली है या फली फूली है। इस काल के लोग बारी बारी से
क्या करते थे, खरीफ और रबी फसलों की खेती करते थे, बारी बारी से रबी और खरीफ फसलों की खेती करते थे। खेती जो अनाज उगाया उन्होंने, कौन कौन से अनाज उगाए हैं, तो अनाज की बात की जाए तो इन्होंने अनाज उगाया है जौ, गेहूं, मसूर, काला चना, मटर, ठीक है। लेकिन इन स्थानों में ना तो हल के साक्ष्य मिले हैं और ना ही कुदाल के साक्ष्य मिले हैं। जो खेती उन्होंने की है तो खेतों में उन्होंने न तो कुदाल चलाया है न तो हलों का जो है प्रयोग किया है, इनके साक्ष्य कहीं भी प्राप्त नहीं होते। कौन से उपकरणों प्राप्त हुए साक्ष्य, तो छिद्रित पत्थरों से, छिद्रित पत्थरों की डिस्क और खोदने वाली छड़ें, और खोदने वाली छड़ें जो है यहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खेती हुई है किसकी हुई है, जौ, गेहूं, मसूर, काला चना, मटर, इन स्थानों में जो है बोया गया है। बात की जाए तो यहाँ पे ना तो हल के निशान प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ना ही कुदाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं धार्मिक विश्वास की। तो ये लोग किसको मानते थे, क्या कर मानते थे, इनको धार्मिक विश्वास था या नहीं था, पूजा वो करते थे या नहीं करते थे। तो धार्मिक विश्वास में जो इनको मानने वाली बात है, तो इस युग के जो लोग थे, इस युग के लोग देवी माँ, इस युग के लोग देवी माँ और इसकी पूजा करते थे और बैल की पूजा करते थे। है इस युग के लोग किसकी पूजा की उन्होंने, तो देवी माँ और बैल की पूजा इन्होंने की है। देवी माँ को मालवा संस्कृति, देवी माँ को मालवा संस्कृति के एक विशाल भंडारण जार पर एक पिपली डिजाइन में क्या किया गया था, में चित्रित किया गया था, ठीक है। तो धार्मिक विश्वास बात की जाए तो यहाँ पे लोग क्या करते थे, देवी देवताओं की पूजा उन्होंने शुरू कर दी और बैल की पूजा भी करते थे। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ मिला है, तो एक विशाल भंडार के पिपली में क्या किया गया है, देवी माँ का जो डिजाइन वो चित्रित किया गया है। तो इससे जानकारी यह मिलती है कि ये लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। इस काल के लोग क्या किया उन्होंने, इस काल के लोग आग की पूजा भी करते थे। इस काल के लोग क्या किया उन्होंने, आग की पूजा भी की है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कई अग्नि की वेदियां भी प्राप्त होती हैं। इस युग से कई अग्नि की वेदियां, हवन कुंड जो है प्राप्त हुए हैं। तो इससे यह स्पष्ट यह साक्ष्य प्राप्त हुआ, इससे यह जानकारी मिली इस काल के लोग क्या करते थे, आग की भी पूजा करते थे, जो कि हवन वगैरह जो है किया गया इन लोगों के द्वारा। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे जो अंत्येष्टि थी, जैसे हमने पढ़ा है सामाजिक प्रथाएं, लोगों को मरने के बाद लोगों को कैसे किस तरह से जो है दफनाया गया। तो अंत्येष्टि की बात करेंगे। अंत्येष्टि, इस काल के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मृतकों को बर्तनों और अन्य वस्तुओं के साथ
अपने अपने आवास में दफनाया है। ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि इस काल के लोग भी क्या करते थे, मृत्यु के बाद दोबारा से पुनर्जन्म होगा, दोबारा से जो है उस व्यक्ति का जन्म होगा, इसलिए क्या करते थे ये उसके पसंदीदा वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ, सामग्रियों के साथ उसका दाह संस्कार जो है अपने ही घर के फर्श के नीचे जो है वो क्या करते थे, दफना देते थे। आगे बात करेंगे महाराष्ट्र में उत्तर और दक्षिण स्थिति। मैं बात कर रहा हूं कांस्य युग की, कि कांस्य युग में महाराष्ट्र में क्या किया जाने लगा। जब हम बात करते हैं नवपाषाण काल में, तो वहां पे पढ़ते हैं कि इनका जो स्थिति होती थी वो पूर्व और पश्चिम की स्थिति होती थी, लेकिन यहाँ पे कांस्य युग या चालुक्य युग में यहाँ पे महाराष्ट्र में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए हैं कि जो इंसान को किसी दिशा में दफनाया जाता था, उत्तर और दक्षिण स्थिति में जो है दफनाया जाता था, और आंशिक अंत्येष्टि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित थी। पूर्वोत्तर भारत में जो दिशा थी वो पूर्व और पश्चिम दिशा में जो है मृतक को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है नवपाषाण और कांस्य युग में। यहाँ पे महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण स्थिति में दफनाया जाने लगा, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में आंशिक अंत्येष्टि जो है प्रचलित थी। पूर्वोत्तर भारत में क्या किया गया है कि जो इंसान को पूर्व और पश्चिम की दिशा में उसको दफनाया गया। आगे बात करते हैं आभूषण। इस काल के लोग जो है किन किन आभूषणों का प्रयोग किया है, उसका यूज या उपयोग किया है। तो अर्ध कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर, अर्ध कीमती पत्थर जैसे बात करते हैं हम, तो जैसे सेल खड़ी है, क्वार्टर क्रिस्टल है, सेल खड़ी, क्वार्टर क्रिस्टल। तो अर्ध कीमती पत्थरों में सेल खड़ी, क्वार्टर क्रिस्टल और कार्नेलियन के मनके, किसके, कार्नेलियन के मनके निर्मित किए गए। यहाँ पर अर्धकीमती पत्थरों के सेल खड़ी, क्वार्टज क्रिस्टल, कार्नेलियन के मनके जो है निर्मित किए गए हैं। साथ ही बात की जाए तो तांबे के मनके, तांबे के मनके, तांबे के मनके, चूड़ियां, पायल, तांबे के मनके, चूड़ियां, पायल जो है आमतौर पे इस काल के लोगों ने क्या किया है, इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये जानकारी है कांस्य या चालुक्य युग की। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कांस्य और चालुक्य युग का जो अवधि है वो 3000 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण चरण के अंत में पत्थरों के औजारों के साथ तांबे और निम्न क्वालिटी के तांबों का उपयोग जो है यहाँ पे किया गया है। चालुक्य ये पूर्व हड़प्पा वासियों पर लागू होती है। इसके साथ राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बारनावली से प्राप्त होते हैं। जीवन प्रतिरोध की बात की जाए, यहाँ पे सामाजिक असमानताएं देखी गई हैं। साथ ही साथ ग्रामीण समुदाय भी देखा गया। मछली और चावल का आहार था। घरों का निर्माण मिट्टी से हुआ, मतलब पक्की ईंटों का यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है। गोलाकार आयताकार घर होते थे। गाय भैंस बकरी उन्होंने शिकार किया है। ऊँटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तांबा मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी। तांबा गलाने की प्रक्रिया भी वो आती थी। रेशम सामग्री से बने माइक्रोटिक उपकरणों का उपयोग यहाँ पे किया गया है। बात करें भोजन की, तो यहाँ पे स्टोन ग्राइंडर, हथौड़ों का उपयोग भी भोजन प्रसंस्करण के लिए किया गया है। कृषि में जौ, गेहूं, खरीफ, मसूर, काला चना, मटर का उन्होंने प्रयोग किया है। ताम्रपाषाण कालीन की जो है काली कपासी मिट्टी में जो है ये काफी सभ्यता फली फूली है। खरीफ और रबी फसल को जो बारी बारी से खेती की गई। धार्मिक विश्वास था। देवी माँ और बैल की पूजा करते थे। अंत्येष्टि में पुनर्जन्म पे इनको विश्वास रहा। सामग्री और पदार्थों के साथ में अपने मृतक लोगों को उन्होंने क्या किया, दफनाया है। महाराष्ट्र उत्तर दक्षिण स्थिति है और पूर्व पश्चिम जो है पूर्वोत्तर भारत में जो ये देखा गया है। आंशिक अंत्येष्टि दक्षिण भारत में प्रचलित थी। आंशिक और पूर्ण अंत्येष्टि में सिर्फ अंतर यही है कि पूर्ण अंत्येष्टि
दाह संस्कार के रूप में किया जाता है, मतलब इंसान के शरीर को हुबहू गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। आंशिक अंत्येष्टि का मतलब है कि उस व्यक्ति को जो है जंगलों में छोड़ दिए, चील या फिर जानवर जब उसको खा जाते, जो हड्डियां बचती थी वो उनको जो जा करके दफना देते थे। इस तरह से पूर्ण आंशिक अंत्येष्टि जो है देखी गई। आभूषणों में जो इन्होंने मनके, चूड़ियां और पायल का प्रयोग किया, जो किसके होते थे, जो तांबे के होते थे। तो ये रहा हमारा चालकोलिथिक काल, कांस्य युग। अब आगे बात कर लेते हैं लौह संस्कृति। तो लौह संस्कृति की बात की जाए तो कांस्य युग के बाद या कांस्य युग के समय ही लोहे का जो है युग आया है, जिसमें जो है मनुष्य ने काफी विकास किया। और भारत में जो सिंचित चावल की जो खेती की जाती है वो लौह युग के कारण ही संभव हो पाया। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर लौह संस्कृति। लौह संस्कृति भारत में लौह युग लगभग 1500 ईसा पूर्व जन्मा है। इस युग के कारण सिंचित चावल की खेती हुई। याद रखिएगा, लौह संस्कृति, लौह युग के कारण ही सिंचित चावल की खेती शुरू हो गई, क्योंकि यह संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बाद सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती, जो गंगा नदी के किनारे जो है आई है। तो इसी काल में लौह संस्कृति के समय किसका आगमन हुआ है? लौह संस्कृति के समय ही आर्यों का आगमन हुआ और वैदिक काल की शुरुआत हुई। और वैदिक काल की शुरुआत हुई। सिंधु सभ्यता के बाद गंगा नदी के तट पर पाई जाने वाली यह पहली बड़ी सभ्यता है। यह क्या है? पहली बड़ी सभ्यता है। प्रमुख स्थलों की बात करें तो प्रमुख स्थल जो लौह संस्कृति के पाए गए हैं, जिनमें पिराक, जिसका समयकाल 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, गांधार की कब्रें, इसका समयकाल भी 1000 ईसा पूर्व माना गया है, और कर्नाटक का धारवाड़, इसका समयकाल भी कितना माना गया है? 1000 ईसा पूर्व माना गया है। प्रमुख शहर स्थलों की बात करें तो मल्हार, दादुपुर, राजा नल का टीला, कौशाम्बी, झूसी, प्रयागराज और लहुरा देवा। यह जो संस्कृतियां हैं ये कहाँ प्राप्त मिली हैं? तो इन स्थानों पर प्राप्त हुई। कौन कौन से स्थान हैं? इराक है, गांधार की कब्रें हैं, कर्नाटक है, कर्नाटक का धारवाड़, मल्हार, दादुपुर, राजा नल का टीला, कौशाम्बी, झूसी, प्रयागराज और लहुरा देव। ठीक है, तो ये रहा लौह संस्कृति के बारे में। अब यहीं से जब शुरुआत होगी तो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने जो है शुरू से लेकर के अंत तक आपको मैंने बता दिया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया है इसको आप नोट कर लीजिएगा और कोशिश करिए कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि जो आपको बता रहा हूँ वो पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस पे आधारित है। तो आगे मिलते हैं फिर सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता में। धन्यवाद।